स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट्स पे और यह एग्जाम पॉइंट जूलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है। आपको बता दें कि जो जूलॉजी सब्जेक्ट की एग्जाम पॉइंट है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका जो यस्टेट का एग्जाम है वो फरवरी महीने में होने वाला है और जो आपका TRE3 का एग्जाम है वह आपका मार्च में होने वाला है। अर्थात अगर हम क्लास की बात करें तो जो क्लास में हम लोग नोट्स की क्लास कर रहे थे वह कोर्स खत्म हो पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने डिजाइन किया कि एग्जाम पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से हम कोर्स को कंप्लीट कर देंगे और ये एग्जाम पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर आपको आप मिल जाएगा और इसको प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना, जिससे व्हाट्सअप करके आप बिहार स्टेट या बिहार जूलॉजी करके आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और ये एग्जाम पॉइंट नंबर 2 है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था आपका जो है किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस पेपर भी हम आपको कराते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट पे आ जाते हैं और पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं। पोरीफेरा जनरल फीचर आपने वहां पे पढ़ रखा है, क्या नाम है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। जो बेसिकली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं उस तरह की प्रणाली को हम यहाँ पे लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और आपके लिए लाभदायक है। कह रहा है कि नाल प्रणाली, जैसे जो स्पंज होते हैं, स्पंज क्या होते हैं कि इनकी हर एक कोशिकाएं एक साथ जुड़ करके क्या बनाती हैं, एक संरचना बना लेती हैं और चूंकि ये कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती हैं, बस एक साथ ग्रुप में रहती हैं, इसके लिए हर एक कोशिका अपने अपने जीवन को अलग अलग प्रकार से चलती रहती है। कल हमने आपसे चर्चा किया था, पोरीफेरा वाला क्लास मैंने कल आपको कराया था और एनिमल किंगडम की क्लास हम आपका करा देंगे, कोशिश करेंगे कि नोट्स वाली भी क्लास पूरी हो जाए, लेकिन अभी चूंकि कुछ सही क्लियर हो नहीं रहा है तो ये स्टेट से पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोर्स से पहले हमारे प्रयास होगा कि हम आपको कंप्लीट भी करा दें। बहरहाल प्रयास है, मैं ये दावा नहीं करूंगा खत्म हो जाएगा कोर्स। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो ये पोरीफेरा के मेंबर्स हैं ये सभी क्या करते हैं, एक ग्रुप बना करके रहते हैं और इनकी कोशिकाओं के बीच में ऑस्कुलम और ऑस्टिया नामक 2 छिद्र पाए जाते हैं, और भी कई छिद्र होते हैं। तो यहाँ से पानी अंदर जाने के बाद शरीर के हिस्से में फैल जाता है। तो ये एक नाल प्रणाली जैसा, नली की प्रणाली या कैनाल सिस्टम कह सकते हैं, तो एक नहर के सिस्टम जैसा कैनाल प्रणाली हो जाती, कैनाल जैसा सिस्टम देखने को मिलता है। तो कह रहा कि इनमें नाल प्रणाली उपस्थित होती है और ये उपस्थित होती है स्पंजों में, जो कि इसका स्पेशल फीचर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बेसिस पे आप बांट सकते हैं तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम के बेसिस पे आप स्पंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पंज की देह भित्ति, अगर इनकी शरीर की बात करें, अब इनकी शरीर कैसी है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर होंगे तो इनकी शरीर के ऊपर कोशिका झिल्ली ही पाई जाएगी, चूंकि एनिमल है तो कोशिका वाल सेल वाल तो पाई नहीं जाती। कोशिका झिल्ली जो है देह भित्ति नाल प्रणाली में होती है। ये कई प्रकार के होती हैं, नाल प्रणालियां कई प्रकार की हो जाती हैं, जैसे कि एस्कान टाइप की, साइकान टाइप की और ल्यूकान टाइप की। डायग्राम तो यहाँ लगा नहीं हुआ, 3 प्रकार की नाल प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। अगले मतलब जो एग्जाम पॉइंट नंबर 5 तक आपका टाइप हो चुका है मैटर, 5 या 6 तक। तो उसके बाद के जो हिस्से हैं उसमें मैं डायग्राम बेसिस पे भी लगवा दूंगा ताकि ये आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें। कारण ये है कि नोट्स की क्लास तो पेंडिंग है, तो ये चीज़ें जब आपके पास डायग्राम रहेगा तो वहाँ आसानी से आप समझ सकते हैं। तो एस्कान, साइकान और ल्यूकान 3 तरह की नाल प्रणाली जो है आपको पोरीफेरा में देखने को मिल जाती है। जो एस्कान नाल प्रणाली है, यहाँ पे देखिए अब एक एक आर्गेनिन में, चूंकि प्रश्न ही पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ल्यूकोसोलिनिया है, ल्यूकोसोलिनिया में क्या पाया जाता है, नीचे ऑप्शन में दे दिया एस्कान, साइकान, ल्यूकान। ठीक है, अब आप फंस गए। तो कह रहा है कि एस्कान टाइप की जो नाल प्रणाली है वो किस में पाई जाती है, ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। अच्छा, ल्यूकोसोलिनिया ही आ गया। तो एस्कान टाइप की नाल प्रणाली किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। साइकान प्रकार की नाल प्रणाली किस में पाया जाता है, स्काइफा में पाया जाता है। ठीक है, जबकि ल्यूकान प्रकार की किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। अर्थात 3 अलग अलग मेंबर जो आपके कोर्स में दिए गए, एनसीईआरटी में दिए गए, जिन तीनों एग्जाम्पल, उन तीनों एग्जाम्पल में 3 अलग अलग प्रकार की जो है नाल प्रणाली पाई जाती है। एस्कान टाइप ल्यूकोसोलिनिया, साइकान टाइप स्काइफा और
ल्यूकान टाइप कहाँ पे पाया जाता है? स्पॉन्जिला। फिर आपको याद ऐसे मतलब दोहराते चलिए उसको तो याद हो जाएगा। एस्कान, ल्यूकोसोलिनिया, साइकान, स्काइफा और जो ल्यूकान है वो जो है किसमें? स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये हो गई नाल प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट दी गई है कि साइकान नाल प्रणाली साइकान में पाई जाती है। इसका विकास मूलतः स्पंज की दीवारों की सतहों में बलित हो जाने से हो रहा है। कह रहा है कि जो स्पंज की दीवार है उसके मुड़ जाने की वजह से इस प्रकार की नाल प्रणाली आपको साइकान प्रकार की नाल प्रणाली आपको देखने को मिल रही है। साइकान प्रकार की नाल प्रणाली साइकान में भी देखने को पाई जाती है। कह रहा है वलन के कारण देह भित्ति सपाट न रह करके, जैसे अगर वलन वलन मतलब एक उभार हो एक गर्त हो, एक उभार हो एक गर्त हो, तो उभार और गर्त के कारण अब इनकी बॉडी सपाट कहाँ रह जाएगी भाई? जब अगर कहीं पे आपको गर्त मिले उभार मिले तो इसका मतलब है कि वो आपकी रफ सरफेस होगी, वो स्मूथ सरफेस नहीं होगी, चिकनी सतह नहीं होगी। चिकनी सतह इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं पे गड्ढे हैं कहीं पे उभार है, तो उभार और गड्ढों को ध्यान में रखते हुए चिकनी सतह नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार की क्या होता है, तो वही कह रहा है बलन के कारण देह भित्ति सपाट ना रह करके नलिकाओं का रूप ले लेती हैं, जिसमें अरी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अरी नलिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह बाहर की ओर बंद रहती। कह रहा है जो अरीय नलिका होती है, अब यहां से एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। एक एक एग्जाम पॉइंट में कम से कम 3 से 4 प्रश्न समाहित हैं और सभी चैप्टर के लगभग 50 एग्जाम पॉइंट्स हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और इसे जरूर पढ़िए। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करके आपको यस टेट या जो भी आपको मान लीजिए यस टेट लिख दीजिए या बिहार जूलॉजी पीजीटी लिख दीजिए, इसको मंगा लीजिए। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट से 40 से 45 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए ये एग्जाम पॉइंट्स है, आपका कोर्स बहुत लेंदी है। कोर्स में पूरी टॉपिक आपकी पीजीटी लेवल तक की सभी टॉपिक्स दी गई हैं। ये आपका एक बेसिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह की श्रृंखला है जो एग्जाम पॉइंट्स के रूप में आपके सामने है। तो जरूरी नहीं हर चीज कवर हो जाए, लेकिन तब भी आपका 50% अगर आपको मिल रहा है छोट कम चीजें पढ़ करके, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है। तो कह रहा है कि यह बाहर की ओर बंद रहती हैं और भीतर की ओर जो है बड़े छिद्र द्वारा स्पंज गुहा में खुलती हैं। ठीक। तो ये बाहर की ओर तो बंद है लेकिन अंदर की तरफ स्पंज गुहा में खुल जाती है। इसी घटना के कारण इसे क्या कहते हैं? एपोपाइल कहते हैं। अरीय नलिकाओं की दीवारों पर क्या कहा जाता है? एपोपाइल। याद रखिएगा। अरीय नलिका की दीवारों पर पाए जाने वाली अस्थियों को प्रोसोपाइल कहते हैं। अब कह रहा है कि इसकी जो दीवारें हैं, जो अरी नलिका बन रही है, नलिका कैसे बन रही है? अरी इसलिए हो रही क्योंकि इसकी जो सतह है वो कहीं पे ग्रुप मतलब गर्त है, कहीं पे उभार है। तो इस नलिका को हम लोग क्या कह रहे थे? प्रोसोपाइल कह रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे थे? तो अब कह रहा है कि इसके जो दीवारें बन रही हैं इनमें जो हड्डियां हैं, हड्डी तो होती नहीं, हड्डी की जगह पे कांटे पाए जाते हैं। तो जो कांटे हैं अस्थि, उन्हें अस्थि कहा जाता है लेकिन अस्थि नहीं होती है, वो कांटे होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर के। तो स्पॉन्जिन फाइबर के जो कांटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल कहा जाता है। जो कीप कोशिकाएं होते हैं यानी जो कोइनोसाइट की कोशिकाएं हैं केवल अरीय नलिकाओं की दीवारों के भीतर की ओर होती हैं। यानी कीप कोशिकाएं कहाँ होती हैं? अंदर की तरफ पाई जाती हैं। कीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंदर की तरफ पाई जाती है। देखिए भीतर की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को कीप कोशिका कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि कीप कोशिकाएं एक्सटर्नल होती हैं या इंटरनल होती हैं। तो आप कहेंगे भाई कीप कोशिकाएं एक्सटर्नल होती हैं, इंटरनल होती हैं, भीतर की तरफ पाई जाती हैं। जिन्हें कसाभी नलिका, ये कसाभी मतलब फ्लैजिलल ट्यूबुल्स, इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैजिलल ट्यूबुल्स कहते हैं। केंद्रीय स्पंज गुहा के चारों ओर, जो सेंट्रल पार्ट में केंद्रीय स्पंज गुहा है उसके चारों ओर पिनेकोसाइट की कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। 3 कोशिकाओं का स्तर आप देख चुके हैं, स्तर पाया जाता है। अरीय नलिकाओं की दीवारों के परस्पर समेकन से इनके बीच रिक्त स्थान भी गिरकर अंतर्वाही नलिका के रूप ले लेते हैं। ये स्पंज गुहा को बंद परंतु शरीर की सतह पर खुली होती हैं। बाहरी जल पहले, अब यहां देखना, बाहरी जल पहले इन्हीं में आता है। किसमें? स्पंज गुहा में आता है। जल की धारा प्रोसोपाइल्स में होकर, प्रोसोपाइल से होकर कसाभी नलिका में, फिर अब देखिए कहां से शरीर के अंदर पानी की धारा घुस रही है? प्रोसोपाइल्स में होकर कसाभी नलिका में, फिर कहा? एपोपाइल्स में,
और स्पंज गुहा में आकर के फिर कहाँ चली जाएगी, स्पंज गुहा में, और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है। कह रहा है कि भाई देखिए ये कोई प्राणी है और इस प्राणी में जो है ऑस्टिया से पानी अंदर घुसता है। ठीक, ऑस्टिया से पानी अंदर घुसा, ऑस्टिया से पानी अंदर घुसा, बाहरी जल जो है इसमें अंदर आता है, फिर जाता है प्रोसोपाइल्स में, प्रोसोपाइल से पहुंच जाता है कसाभी नलिका में, और फिर कहाँ पहुंच जाता है, एपोपाइल्स में, एपोपाइल्स से स्पंज गुहा में, और स्पंज गुहा के बाद ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम में जाने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी जल के प्रवेश के लिए ऑस्टिया है और जल के बाहर निकलने के लिए ऑस्कुलम है। अच्छा, ये पानी अंदर जाकर के बाहर निकल रहा है तो इस घटना में कोई ना कोई काम तो होता होगा। घटना में काम क्या होता है कि इसमें श्वसन हो जाता है, इसमें जो है परिसंचरण हो जाता है, इसमें जो है भोजन पहुंच जाता है, श्वसन हो जाता है, उत्सर्जन, ये 3 प्रक्रियाएं पानी के गुजरने से स्वतः कंप्लीट हो जाती हैं। आगे बढ़ जाए। साइकान पोरिफेरा संघ का एक समुद्री जीव होता है। साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं पाया जाता। साइकान एक द्विलिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें 2 लिंग पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक का विकास एक ही प्राणी से होता है। द्विलिंगी प्राणी का मतलब होता है कि एक शरीर में दोनों लिंग के पाए जाने, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अगर पाया जाता है तो उसे कहते हैं द्विलिंगी प्राणी, और जिसमें सिर्फ नर जनन अंग पाया जाता है उससे, या सिर्फ मादा जनन अंग पाया जाता है उससे एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। साइकान द्विलिंगी प्राणी है और इसमें नर और मादा दोनों गैमीट एक ही शरीर में पाए जाते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक को स्पर्म कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। कह रहा है इनका विकास अमीबोसाइट आर्कियोसाइट्स कोशिका के कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कह रहा है कि इनमें जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस ऑर्गेनिज्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पोरिफेरा के किस सदस्य में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप कहेंगे साइकान में। देखिए साइकान कह रहा है साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर, अब देखिए एक साइकान ये है, मान लेते हैं इसमें भी नर गैमीट है और मादा गैमीट है। एक साइकान ये है, इसमें भी नर है मादा है। इसका नर जो स्पर्म निकल रहा है इस वाले का, मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसका जो निकल रहा है वो आकर के इसके अंडाणु को फर्टिलाइज कर रहा है, पानी के द्वारा बह करके अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और इसका वाला बह करके इसको फर्टिलाइजेशन कर देगा। चूंकि अपोजिट ऑर्गेनिज्म में होता है इसलिए इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। कह रहा वही देखिए साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जो जल में, चूंकि ये पानी में मुक्त कर देते हैं, तो ये जल में मुक्त किए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर उसके छिद्रों में प्रवेश करता है तो मीजोलिया, जो मीजोग्लिया है में उपस्थित मादा युग्मक, जो मीजोलिया है उसमें बैठा हुआ मादा युग्मक निषेचित हो जाता है। और ऐसी घटना से जब वो निषेचित हो जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और इसकी लार्वल स्टेज आती है, यानी इनमें जो डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, आंतरिक होता है और क्रॉस होता है, परंतु जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल फॉर्म आते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि पोरिफेरा में कौन सा लार्वा आता है। अगर आपने नहीं देखा तो बूस्टर डोज वाले सीरीज में देखिए, सभी ऑर्गन्स के लार्वा, सभी के रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सभी के सर्कुलेटरी ऑर्गन सब कराए गए हैं, और सब हम आपके लिए पुनः से भी एक बार करा देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शार्ट वीडियोज के रूप में वो 2-2, 3-3 मिनट की क्लास होती है, छोटे छोटे क्लास होते हैं, 8 मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के, लेकिन उसमें सभी कलेक्शन आप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन सभी जीवों को करा दिए, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सभी जीवों को करा दिए, ठीक है, लार्वल स्टेज सभी जीवों का लार्वा करा दिए, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी फॉर्मेशन है, बोन्स है, तो बोन्स के एडिशन सबका करा दिए, कितनी बोन्स हैं उनकी लेबलिंग करा दिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको हमने बूस्टर डोज में टीजीटी वाले में, जब यूपी टीजीटी की बैच चल रही थी तो उसमें मैंने आपसे करवाया था और बहुत लाभ मिला था, आपके लिए भी करवा देंगे, तो आप जरूर इसको करिएगा।
पिछली बार हम लोग बॉटनी पे फोकस करके चल रहे थे, चूंकि बॉटनी वालों लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो बॉटनी की सभी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जितने एग्जाम पॉइंट थे कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार टोटल जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट हम करा रहे हैं। तो अगर आप बॉटनी वाला देखना चाहते हैं तो अभी TRE 2 में हमने बॉटनी का पूरा हिस्सा कराया है, तो आप जरूर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यहाँ आते हैं, कह रहा है कि 5वें नंबर का जो एग्जाम पॉइंट है, क्लियोना एक सदस्य होता है जो कि पोरिफेरा का सदस्य है। इसे बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। तो यही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज ओयस्टर यानी मोती प्रदान करने वाले मोलस्का, ओयस्टर क्या होता है, जो मोती पैदा करता है, के साथ मिल करके मेसल खाद्य के रूप में प्रयुक्त करके खोल सुरंग बना देते हैं तथा इन्हें नष्ट कर देते हैं। कह रहा है ये जो है एक तरह से ओयस्टर जो मोती पैदा करने वाला, उसके ऊपर परजीवी है और उसके शरीर में होल कर देता है। और जब उसके शरीर में होल हो जाएगा तो वह जीव पानी भर जाने की वजह से मर जाता। मोलस्का जो है दोनों जगह रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि आकशेरुकी उभयचर प्राणी कौन है, तो आप मोलस्का संघ का नाम लेंगे। आकशेरुकी उभयचर प्राणी ऐसे प्राणी जो आकशेरुक हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जाते हैं, या ऐसे प्राणी जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, ऐसे प्राणियों को हम लोग क्या कह सकते हैं, आकशेरुकी प्राणी कहते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट का उभयचर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोलस्का को। अर्थात मोलस्का जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। जैसे ही यह इसके पास आता है तो ये इसके पास आने के बाद क्लियोना इसके शरीर से सट जाता है और चिपक करके इसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइटिक जैसा व्यवहार करता है, उसके शरीर में छेद कर देता है। चूंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट हो नष्ट होने लगती और धीरे धीरे पानी भरने से ये क्या हो जाता है, बीमार होता है और लास्ट में मर जाता है, सुरंग बना देता है, जिससे इसे नष्ट हो जाता है। और हमारी मोती की जो खेती की जाती है, पर्ल ओयस्टर की जो खेती होती है, वह भी हमारा क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। पर्ल ओयस्टर की खेती कहाँ होती है, जीके का क्वेश्चन है। आप बताइए कि भारत के किस राज्य में जो है मोती की खेती की जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि सबके प्रश्न का आंसर आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के किस स्टेट में जो है, कहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मोती का प्रोडक्शन करता है, यानी मोती की खेती की जाती है। आप आंसर जरूर बताइएगा। फिर मोती कैसे बनता है हम आपको मोलस्का वाले एग्जाम पॉइंट में करवाएंगे। आगे बढ़े, एग्जाम पॉइंट नंबर 6, निषेचित अंडे को बार बार विभाजन करके ब्लास्ट। अब जो जाइगोट बना था मेजुग्लिया में जाकर के, मेजुलिया में जाकर के जो जाइगोट बना, अब वो बार बार डिवीजन कर रहा है, बार बार विभाजन करके। तब जब विभाजन करता है ब्लास्टुला स्टेज आती है, का विकास होता है। ब्लास्टुला की कोशिकाएं जो होती हैं इपिथेलियम का एक स्तर बनाती हैं, जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव भरी रहती है जो ब्लास्टोसील कहलाती है। साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है, साइकान में स्टोमोब्लास्टुला पाया जाता है। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है, जिससे ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को निगल जाता है। अधिकांश स्पंज, ज्यादातर समुद्री जीव जो हैं स्पंज जल में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ताजे जल या अलवणीय जल में बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। कह रहा है ताजे जल में या अलवणीय जल में बहुत कम स्पंज पाए जाते हैं, जबकि समुद्री जल में ज्यादा स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला, ये आपको याद रखना है, स्पॉन्जिला एक प्रकार का स्पंज है जो अलवणीय जल यानी सादे जल में या ताजे जल में पाया जाता है। समुद्री किनारों पर रहने वाले, आपको याद रखना है स्पॉन्जिला को, ठीक है। बाकी सब समुद्री हैं, एक ही है जो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश अलवणीय जल में, तो उसको याद कर लीजिए, बाकी सबको याद करने की आवश्यकता नहीं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलाचली कहा जाता है। कह रहा है जब समुद्र के किनारे हिस्से पे कोई जीव रहता है तो उसे बेलाचली कहते हैं, ठीक है। ये टर्म है, ये टर्म याद करना है, इसका कोई मीनिंग विशेष वैसी है नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं, बेलांचली कहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले को प्लेजिक कहा जाता है। जब कोई गहरे समुद्र में कोई प्राणी पाया जाता है तो उसे प्लेजिक कहते हैं। कह रहा है समुद्री किनारे यानी छिछले पानी में है तो बेलांचली, और अगर ये जो है कहाँ पे हैं, गहरे जल में है, तो इन्हें प्लेजिक। समुद्र की तली एकदम निचली सतह पर रहने वाले प्राणी को बेंथिक कहते हैं। यानी 3 प्रकार के प्राणी होते हैं,
समुद्र के तट की तरफ पाए जा रहे हैं, तलछटी वाले हिस्से में पाए जा रहे हैं तो बेलांचली। समुद्र के गहरे समुद्र में बने गहरे वाटर में पानी पाए जा रहे हैं तो उसे पेलेजिक। और अगर समुद्र की तली पर पाए जा रहे हैं तो एकदम धरातल पे पाए जा रहे हैं तो उन्हें बेंथिक कहते हैं। अब ये आपको कई बार मिलाने के लिए आता है तो आप याद रखिएगा, इस प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ल्यूकोसोलिनिया एक पोरिफेरा का सदस्य है जो कि समुद्री होता है। इसकी देह भित्ति दो परत से मिलकर के बनी होती है। कितनी परत होती है? दो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो परत से मिलकर के इसकी शरीर का निर्माण होता है। कह रहा बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, जिसे पिनेकोडर्म के नाम से जाना जाता है। जबकि जो इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, इन्हें पिनेकोसाइट के नाम से जाना जाता है। कह रहा है पिनेकोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं, जो कि संरचना में चपटी होती हैं। जबकि भीतरी परत को एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसकी कोशिकाओं को कोइनोसाइट कहते हैं। कह रहा है एंडोडर्म की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोइनोसाइट कहा जाता है। बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद पदार्थ मीजोलिया कहलाता है, जिसमें अनियमित आकार की, कह रहा है इसमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिका पोरोसाइट कहलाती है। ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरिफेरा के वर्ग कैल्केरिया का सदस्य। कह रहा ल्यूकोसोलिनिया जो है संघ पोरिफेरा के वर्ग कैल्केरिया का सदस्य होता है। इस वर्ग का प्रमुख लक्षण कंकाल कंटिकाएं बड़ी होती हैं और कार्बोनेट से बनी होती, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। प्रोटोजोआ से मेटाजोआ के उद्भव के संदर्भ में तीन प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, पहला है कॉलोनियल सिद्धांत, सेंसियल सिद्धांत और बहुवंशोद्भिद सिद्धांत। इसमें कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव को आधार बनाया गया है। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो 4-7 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं एबाइसियल कहलाते हैं। पहले तो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले को हम लोग क्या कहते थे? अभी बेंथिक कहते थे, पेलेजिक कहते थे। लेकिन कह रहा है कि उसमें और भी गहराई हो, 4000 से 5000 मीटर यानी 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के अंदर हो तो एबाइसियल कहलाते हैं। यहाँ आते हैं, यू स्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है। यू स्पंजिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा दिया जाता है और इसे स्नान के कार्य में लाया जाता है। स्पंज की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें थीसोसाइट मीसोफिल स्तर में होती हैं, जो भोजन संचय का कार्य करती हैं। कह रहा थीसोसाइट जो कोशिका मेजोफिल स्तर में पाई जाती हैं, जो भोजन संचय का कार्य करते हैं। ट्रोफोसाइट भी मेजोफिल स्तर में होती है, जिसका कार्य पोषण प्रदान करना होता है। और इसके बाद पिनेकोसाइट बाहरी स्तर पे होती हैं। पिनेकोडर्म तथा कोइनोसाइट भीतर स्तर पे होती हैं, जिन्हें कोइनोडर्म कहते हैं, जो ये दोनों सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका छुपा है, आपके एग्जाम में मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सामने हाईलाइट भी की गई है। स्पर्म में पुनर्जनन की असाधारण क्षमता न केवल क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्सों की बहाली से प्रकट होती है, बल्कि टुकड़ों एवं एकल कोशिकाओं से एक वयस्क पूर्ण शरीर का विकास भी हो सकता है। कह रहा है कि इसमें रीजनरेशन इतना ज्यादा पाया जाता है कि अगर कोई टुकड़ा टूट गया है तो उससे नए जीव का भी निर्माण हो सकता है। स्पंज के पुनर्जनन में आर्कियोसाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर पूछेगा पुनर्जनन के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है तो आप कहेंगे आर्कियोसाइट की कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं स्पंज के मध्य स्तर में पाई जाती हैं। स्पंज की देह भित्ति में 2 मुख्य स्तर होते हैं, बाहरी पिनेकोडर्म जो कि पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है, तथा भीतरी कोइनोडर्म जो कि कोइनोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, बना होता है। कोइनोसाइट की कोशिकाएं
कसाब यानी फ्लैजिला युक्त होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्पंज की कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो आप कहेंगे कोइनोसाइट की कोशिकाओं में फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन्हें कॉलर कोशिका भी कहते हैं। इन्हीं को कोइनोसाइट की कोशिका को कॉलर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकाएं स्पंज में अद्वितीय लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं। स्पंजों की देह भित्ति में मेसोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं कंटिका का श्रावण करती हैं। इसके निर्माण के लिए इस समुद्री जल द्वारा सिलिका को निष्कासित कर देती हैं। स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पॉन्जोसील कहते हैं। इसी को पैरागैस्ट्रिक गुहा भी कहा जाता है। समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। इसे कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर 8 अनुदैर्घ्य प्लेट पाई जाती हैं। नितलस्त को क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु होते हैं। लोक्टिक सरिता जीवी बहते हुए ताजे जल में रहने वाले जंतु को कहते हैं। सरोजीवी यानी लोटिक जो है बहते हुए ताजे जल में पाए जाने वाले। लेंटिक स्थिर जलाशयों में रहने वाले। अबुधी मतलब प्लेजिक जंतु जो होते हैं समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले। कंकजन मतलब स्क्लेरोब्लास्ट कंटिकाओं का निर्माण करता है। और संचाणु यानी थीसोसाइट कोशिकाएं किसका खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। आर्कियोसाइट्स टोटीपोटेंट कोशिका होती हैं। टोटीपोटेंट कोशिका हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक है अलग से टोटीपोटेंट, तो वहाँ पढ़ेंगे। किसी भी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है। इसमें एक कला होती है कि अपने रूप को चेंज करके नई कोशिका को जन्म दे सकती है। ट्रोफोसाइट जो है ये भोजन प्रदान करता है। क्रोमोसाइट उत्सर्जित पदार्थों तथा रंगा पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न कितने हैं? 28 हैं। 28 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहाँ से देखने को मिल सकते हैं? पोरीफेरा से। कहने के लिए तो 28 हैं, लेकिन अगर आप इसे कंसंट्रेट होकर के पढ़ें और मन से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये 28 नहीं है, बल्कि ये जो है आपके कम से कम जो है 80 क्वेश्चन के नियर अबाउट क्वेश्चन इसमें घुसे हुए हैं, एक एक पॉइंट में अंदर समाहित हुए हैं। तो ये आपको लाभ देगा। आप जरूर ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो कि निःशुल्क है। आपको कुछ करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और वहाँ पे व्हाट्सअप करके आपको यस्टेट जूलॉजी लिख करके हमें व्हाट्सअप कर देना है। संडे को आपको ये मटेरियल भेज दिया जाएगा। आगे आते हैं कोलिनट्रेटा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कोलिनट्रेटा को खत्म कर लेते हैं, जो कि दोनों एग्जाम पॉइंट एक ही में रखी गई हैं, तो ये आसानी से हमारी खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा होगा नहीं, हमारे समझ 58 तक होना चाहिए। 57, 56, 55 तक है, ठीक है। तो हम लोग 28 पे हैं ही। 28 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। थोड़ा स्पीड से चलेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक सेकेंड, तो 1 मिनट। हाँ, ये है कोलिनट्रेटा, ठीक है। कह रहा है फंजिया, इसका एक सदस्य है फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल है, यानी इसे मशरूम कोरल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, साधारण प्रश्न पूछ लेते हैं। यह स्टेट में मान लीजिए साधारण प्रश्न पूछ लीजिए कि किस कोरल को हम लोग जो है मशरूम कोरल कहते हैं, तो आप कहेंगे फंजिया को। लाल कोरल किसे कहा जाता है? कोरेलियम को। मस्तिष्क कोरल यानी ब्रेन कोरल मेरिंड्रेना को कहा जाता है। तथा आर्गन पाइप कोरल, अगर आर्गन, एक सेकेंड, क्या हो गया, आर्गन पाइप कोरल कहते हैं तो ट्यूबिपोरा को कहा जाता है। यानी अब देखिए यहाँ पे 4 कोरल के नाम दे दिए, मान लीजिए मैचिंग करने के लिए दे दिया, तो भी आपको इस प्रश्न को याद रखेंगे तो कर लेंगे। मशरूम कोरल यानी कुकुरमुत्ता कोरल, कोरल किसको कहते हैं? फंजिया को। लाल कोरल कोरेलियम को। मस्तिष्क कोरल जो है मेरिंडेना को। और आर्गन पाइप कोरल ट्यूबिपोरा को कहते हैं। जो कोरल मूंगा होता है, कोरल मतलब मूंगा, जो मूंगा होता है, बहुत से लोग अंगूठी में पहनते हैं ना, तो मूंगे की चट्टान पाई जाती है। और ये मूंगे की चट्टान बनती कैसे है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने के कारण बनती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे जमा होता है? जो इनके सदस्य होते हैं, किसके? कोलिनट्रेटा के, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी 0.2 म्यू माइक्रोन की इनकी संरचना होती है। तो उसी सदस्य के ऊपर इनकी कॉलोनी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे आते हैं। जैसे नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी, जैसे मान लीजिए पहली जनरेशन है, तो पहली जनरेशन यहाँ पे रहती है। इन जब मर जाते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, तो इनके कवच के ऊपर ऐसे बच्चे इनके आ जाते हैं।
फिर जब ये मर जाते हैं तो इनके बच्चे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इनका उभार आगे से पीछे की दिशा में निकलता चला जाता है। और इसके साथ कुछ एल्गी यहाँ पे यानी रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी में से कोई एल्गी इसके साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन बना लेता है, जिससे इनका कलर चेंज हो जाता है और अलग अलग कोरल आप पहन करके अपने ग्रह नक्षत्र को ठीक कर लेते हैं, जबकि एक प्रकार का जीव है। ठीक है, बहरहाल वो अपनी अपनी आस्था है, आस्था के ऊपर कोई प्रश्न नहीं। ये आपको याद रखना है, चारों के आपको याद रखना है। कुकुरमुत्ता कोरल यानी फंजिया, लाल कोरल कोरेलियम, मस्तिष्क कोरल यानी ब्रेन को, इसी को ब्रेन कोरल भी कहते हैं मस्तिष्क कोरल को, और मेरेंड्रीना और आर्गन पाइप कोरल के नाम से कौन जाना जाता है, ट्यूबिपोरा जाना जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के शरीर में कई रूप देखे जाते हैं, जिसे बहुरूपता कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। जैसे ओबिलिया को ले लो तो ओबिलिया में पॉलिप है, मेड्यूसा है। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग संरचनाएं देखने को मिल रही है। पॉलिप मेड्यूसा को जन्म देता है, मेड्यूसा पॉलिप को जन्म देता है, अर्थात ये बहुरूपता को दर्शाते हैं। और ऐसे इनके मल्टीपल जो है फेजेज हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है अगर इंग्लिश की बात करें तो मुख्यतः दो रूप में होते हैं, जैसे पॉलिप और मेड्यूसा। अब बायोलॉजिकल टर्म में इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं, और ऐसे कह दें तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में याद करेंगे, चूंकि बायोलॉजी वाला ही टर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस का सीधा सा अर्थ है कि इसमें एक से ज्यादा रूप देखने को मिलते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं में जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण यानी होता रहता है, जैसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, पीढ़ी का एकांतरण होता रहता है, उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः या हाइड्रोजोआ वर्ग हाइड्रो यानी क्लास हाइड्रोजोआ के जो जंतु होते हैं उसमें ऐसी घटना देखने को मिलती है, और जिसका उदाहरण कौन है, ओबिलिया। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस देखने को आपको मिल जाएगी। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं की बहुरूपता पाई जाती है, जिसके दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से बहुरूपी हो सकते हैं, पहला बहुरूपी हो सकता है पॉलिप और दूसरा बहुरूपी हो सकता है मेड्यूसा। जिसमें अब यहां देखिए प्रश्न आपका यहां पे छुपा हुआ, जिसमें पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा यानी पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेड्यूसा को का निर्माण करता है। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा का निर्माण करता है, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है। पॉलिप में और कौन सा जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा का निर्माण होगा, और मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करता है। अर्थात पॉलिप से मेड्यूसा बनता है अलैंगिक जनन से, और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है लैंगिक जनन से। अब ये दो घटनाएं आपके सामने देखने को मिल रही, इस प्रकार इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं या मेटाजेनेसिस कहते हैं। संघ नाइडेरिया यानी कोलेंट्रेटा की बात कर रहे हैं। जो सदस्य होते हैं प्राणियों में त्रियक या अरीय सम्मित पाई जाती है तथा ये शरीर क्या कहते हैं, शरीर संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इनके अंगों का विकास नहीं होता है, अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊतक पाए जाते हैं। आरेलिया में तीन लार्वा अवस्थाएं, प्लेनुला, स्काइफीस्टोमा और इफायरा, तीन जो है लार्वा कंडीशन देखने को मिलती है। आरेलिया में तीन लार्वा कंडीशन होती है, लार्वा, स्काइफीस्टोमा और इफायरा लार्वा। हमने आपसे करवाया है जो है सबका, फिर से मैं करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़ेंगे तो सब चीज़ें आपको निःशुल्क मिल रही हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। सब लार्वा एक जगह, सब स्क्रेटरी आर्गन एक जगह, रिस्पायरेटरी आर्गन एक जगह, जो वो आपका क्या नाम है, एक बैलेंस शीट आती है आरक्यू निकालने के लिए आता है, वो भी मैंने आपको करवा दिया किसका आरक्यू कितना आता है। एक क्वेश्चन और आता है आपका एग्जाम पॉइंट्स में, मैंने आपको करवाया हुआ है, देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनकी जो एनर्जी होती कितने % मिलती है, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर कितने हैं, एंजाइम्स, हार्मोन वाला एक पूरा टेबल करवा दिए हैं। तो ऐसे बहुत से जो है बूस्टर डोज हैं जो आपकी परीक्षा में आपको मदद करेंगे। ओबिलिया में केवल प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है। आरेलिया अर्थात जेलीफिश संघ नाइडेरिया का एक सदस्य है। इसके उत्तल अर्थात अपक्षतली यौन अंध छत्री देहभित्त के बीच में चपटी जठरवाहिनी गुहा पाई जाती है। यह एक बड़ी केंद्रीय जठर गुहा, शरीर के किनारे किनारे स्थित सक्रिय वृत्ताकार नलिका तथा इन दोनों के जोड़ने वाली और एक निश्चित त्रिज्याओं पर स्थित 16 जिसमें 8 शाखित 8 अशाखित अरीय नलिकाओं में बंटी होती हैं। शेष भागों में दो सतहों की देह भित्ति के समेकित होने के कारण गुहा नहीं होती। इस प्रकार
जठर वाहिनी गुहा एक जटिल परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, जिससे होकर के समुद्री जलधारा एक निश्चित दिशा में निश्चित बहती रहती है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रवाल भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। जो प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई विशेष प्रकार की संरचना होती है जो गर्म और छिछले समुद्र में बनती हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रेटा जंतुओं द्वारा होता है। ए एंथोजोआ वर्ग के सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोरल बनाने वाले सदस्य किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कोरल कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे तटीय प्रवाल भित्तियां एक ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर रहते हैं। प्रवाल रोधिका एक किनारों से दूर बनते हैं। प्रवाल द्वीप वलय ए लैगून के चारों ओर बनते हैं। साइनिया संघ सिलेंट्रेटा के स्काइफोजोआ परिवार का सदस्य है, जबकि अन्य तीन एंथोजोआ परिवार से संबंधित होते हैं। फीता क्रीम, जोंक और मादा मच्छर परजीवी होते हैं, परंतु समुद्री एनीमोन एक सहभोजी जीवन जीता है जो गैस्ट्रोपोडा मोलस्का के खाली पड़े खोलों में जुड़ा रहता है, जिससे हर्बिट क्रैब कहते हैं। अतः ये हर्बिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है। सहभोजी संबंध क्या होता है? जिसमें दो प्राणी एक साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई, कह रहा है कि इसमें एक प्राणी को लाभ होता है और दूसरे प्राणी को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो ऐसे जीवन को हम लोग सहभोजी कहते हैं। कॉमन्सलिज्म के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी में हम आपके साथ इसको चर्चा करेंगे। पुनर्योजन दो प्रकार का होता है। अभिरूपांतरण, जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न होता है तो उसे पुनर्रूपांतरण कहते हैं। और मार्फोलेक्सिस, जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाए तो उसे मार्फोलेक्सिस कहते हैं। ये ऐसा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? हाइड्रा में और स्पंज में। हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य को करने के लिए व्यवस्थित होती हैं, अतः यहाँ पे शरीर संगठन बहुकोशिकीय स्तर अर्थात ऊतकीय स्तर का होता है। हाइड्रा में आधुवी तंत्रिका कोशिकाओं का एक तंत्रिका जाल होता है जो कि एक अविकल्पी तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता। कह रहा है इसमें तंत्रिका ऊतक तो पाए जाते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं पाए जाते। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें तंत्रिका तंत्र का विकास होता है लेकिन मस्तिष्क का विकास नहीं होता है? तो आप कहेंगे उस प्राणी का नाम क्या है? उस प्राणी का नाम हो जाता है हाइड्रा। ठीक है, जो शरीर में नियंत्रण का कार्य कर सके। ठीक, ओविलिया की जो कॉलोनी होती है में मेड्यूसा परिकला और पेरिसार से आवृत नहीं होता। ओविलिया में तीन तरह के सदस्य होते हैं, पॉलिप या हाइड्रेंथ अलैंगिक अवस्था, ब्लास्टोस्टाइल्स तथा मेड्यूसा। तीसरा है मेड्यूसा अलैंगिक अवस्था। सभी अवस्थाएं दुगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन से मेड्यूसा का निर्माण होता है और मेड्यूसा के अलैंगिक जनन से पॉलिप का निर्माण होता है। हाइड्रेक्टिनिया एक सिलेंट्रेटा है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोजॉइड्स, डेक्टिलोजॉइड्स, टेंटिकुलोजॉइड्स और स्क्लेरोजॉइड्स और गोनोजॉइड, इसलिए इसे बहुरूपी प्राणी कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ को तीन वर्गों में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। एक्टिनोजोआ के तीन उपवर्ग बनाए गए हैं, ऑक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया और ट्यूबिलेटा। यूट्रिसिना, जोएंथस तथा एडवर्सिया को उपवर्ग हेक्सोकोरेलिया के अंग में सम्मिलित किया गया है। दंशिका यानी टेंटिकल की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का एक विशेष लक्षण है। ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है हिप्नोटॉक्सिन पदार्थ पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कहाँ पे? सिलेंट्रेटा के सदस्य में पाए जाते हैं, जो कि भरा होता है हिप्नोटॉक्सिक। यह हिप्नोटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोटीन तथा फिनाल का मिश्रण होता है। नीडोब्लास्ट में स्वतंत्र छोर पर एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे कांटे लगे होते हैं, दंश प्रवर्धक कहलाता है। निमेटोसिस्ट की सहायता से हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है और उसे अपनी सुरक्षा में रखता है। ओविलिया में मेड्यूसा की एपिडर्मिस स्तर से लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं जो
स्टेटोलिथ या आटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करते हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। ओविलिया सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इस इनमें स्टेटोसिस्ट नामक संतुलन अंग पाया जाता है। याद रखने वाली बात है, स्टेटोसिस्ट संतुलन अंग के रूप में कार्य करता है। आगे आ जाते हैं। ओविलिया कॉलोनी में पाया जाने वाला सिनोसार्क एक नलिका के समान जीव प्रक्रिया शाखाएं हैं जो कॉलोनी में पॉलिप्स को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ओविलिया की पेरिसार्क एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है। ओविलिया संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत वर्ग हाइड्रोजोआ में शामिल एक बहुरूपी जंतु है जिसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें से पाली भोजन ग्रहण का कार्य करता है। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा का नाइडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में बनता है, जैसे ओविलिया आदि। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पदार्थ होता है। हाइड्रोजोम में पाचन अंतः कोश की तथा बाह्य कोश की दोनों प्रकार का होता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है। यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें पाचन से संबंधित एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। जाड़े के अंतिम दिनों में जब तापमान बढ़ने लगता है तथा जलाशय सूखने लगते हैं तब जल के कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता तथा भोजन की कमी होने लगती है और हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। शरीर पर नन्ही गांठें के रूप में जनन बन जाते हैं। हाइड्रा की अधिकांश जातियां एक लिंगी जैसे कि हाइड्रा ओबलेक्टिस, परंतु कुछ द्विलिंगी जैसे कि हाइड्रा विरिडेसिमा होती है। ओविलिया की संरचना एक कॉलोनी के रूप में होती है। यह कॉलोनी का विकास सिम्पादी प्रकार का होता है। ओविलियन सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। इसमें दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप कौन सा है? पहला रूप पॉलिप या मेड्यूसा में पाया जाता है जिसमें मेड्यूसा मांसाहारी होता है। दूसरा अंतराली कोशिकाएं टोटोपोटेंट होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं के रूपांतरण से दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। इन्हें भ्रूणी आरक्षण भी कहते हैं। रोपेलियम बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसे रोपेलियम को क्या कहते हैं? रोपेलियम की एक संवेदी संरचना जिसमें कुल तीन प्रकार के पांच संवेदी अंग होते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओसेली दो होती हैं, ऑल्फैक्टरी पिट्स दो होते हैं, टेंटेकुलोसिस्ट एक होता है। तो ये था आपका पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा का एग्जाम पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप करिए अगर आपको यह सब सेगमेंट चाहिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।